कई बार गलती किसकी है यह सुनिश्चित करने के चक्कर में हम उस पर्टिकुलर इशू की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उस पर अपनी समझ को शैलो रख लेते हैं, उसके डेप्थ में नहीं जाते। इस वीडियो का पर्पस है कि हम इस पर्टिकुलर इशू के थोड़ा अंदर जाएं। डिमांड्स क्या हैं, कब से रेज हो रही हैं, पहले स्टैंड कुछ और अब कुछ अलग हुआ है क्या, सरकार का जो रुख है वो सही था क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के प्रेशर्स हैं जिसका आउटकम लद्दाख में है। अच्छा, लद्दाख एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी ये है क्या? इसमें मुस्लिम्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, फिर 97% ट्राइबल्स, तो क्या यहां पर कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जो मुस्लिम्स हैं क्या वो भी ट्राइबल कहलाते हैं? अच्छा, ट्राइबल कहलाते हैं। जॉब्स का मुद्दा है, जॉब कैसे आएंगी? जो 2025 में जॉब आई करीब 534, उसके लिए जो अप्लाई करने वाले लोग थे वो 51,000 थे। जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट इस समय लद्दाख का है उसका केवल 1.6% ही सीट्स फिल हो पाएंगी। तो क्या गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी है गवर्नमेंट जॉब के थ्रू इस जॉब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? मैंने डेटा देखा कि और कितनी जॉब बढ़ा सकते हैं, तो चलिए 534 की जगह 1000 कर दिया, 2000 कर दिया, लेकिन क्या तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? पॉइंट तो सोचने वाला है। अच्छा, फिर सॉल्व कैसे होगा? प्राइवेट सेक्टर से होगा, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर का यहां पर एक्सपेंशन हुआ तो वो तो एनवायरमेंट सेंसिटिव जोन है। ये तो यहां पर मुद्दा ही है कि यहां पर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कहीं लैंड तो नहीं दिया जा रहा, प्रॉफिट मोटिव, समवन क्लोजर टू गवर्नमेंट, ये भी मुद्दा है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को जगह नहीं देंगे फिर जॉब का इशू कैसे सॉल्व होगा? क्या स्वीडन, डेनमार्क ने इसी तरह की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाला है जिस पर यहां पर बात हो सकती है? यह सोचने वाला विषय है। तो कहने का मतलब है, आइडिया आपको मिला ना कि डिफरेंट लेयर्स हैं इशू की, हमें हर एक को ओपन करके समझना पड़ेगा। सबसे पहले इस इशू का बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, 10 सितंबर को भूख हड़ताल, अनशन शुरू हुआ जिसमें सोनम वांगचुक भी थे और अन्य लोग भी थे वहां के। आपने इस समय ये दो बॉडीज का नाम सुना होगा, ये ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, KDA, LAB और KDA। तो कई लोग सोच रहे हैं कि ये कुछ ऑफिशियल फॉर्मल लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली लेह एपेक्स बॉडी ये एक फोरम है जिसमें कि रिलीजियस और डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो सब इसका पार्ट हैं, स्टूडेंट यूनियन के लोग भी इसका पार्ट हैं। ऐसी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग हैं, रिलीजन बॉडीज के भी लोग हैं। तो एक समझ लीजिए कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि ऐसे प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही थी। 10 सितंबर को शुरू हुआ, 20 सितंबर को बातचीत हुई और यानी कि 10 दिन गुजर चुके थे अनशन के, और इस दौरान कुछ जो लोग थे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसमें से कुछ जो वे वृद्ध यानी कि एल्डर्स थे उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ऐसे में जो यूथ थे LAB के, उन्होंने कहा कि ये तो गलत हो रहा है, तो भीड़ जुटनी और ज़्यादा स्टार्ट हो गई। जो लोग अनशन का भी पार्ट नहीं थे वो भी जुड़ने स्टार्ट हुए। अब ऐसे में MHA जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है, वो कोऑर्डिनेटिंग समझ लीजिए अथॉरिटी होती है UT के ऊपर। जैसे कि लद्दाख UT है विदाउट लेजिस्लेचर, 2019 का जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तरीके से बनी है। तो वहां से एक ऑर्डर आया कि हम ना 6 अक्टूबर को मीटिंग रखेंगे। 6 अक्टूबर इन्होंने डेट दी थी यहाँ पर। अब इस पे नाराज हो गए, इन्होंने कहा 6 अक्टूबर, यहाँ पर अनशन चल रहा है और आप सबको पता है कि अनशन मतलब 6 अक्टूबर का देना है का मतलब है कि आप इस वाले जो हमारे प्रोटेस्ट है उसका कोई कंसर्न रख ही नहीं रहे। ये तो प्योर डिक्टेशन है। वहां तक प्रोटेस्ट एक्सटेंड हुआ, बातचीत 6 को होगी तो फिर पता नहीं कितनी सीरीज और बातचीत चलेगी। हमें तो कुछ इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर ऊपर से जो न्यूज़ जिस तरीके से कवर हो रही है तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट होता था, 2019 में एक्ट आया, आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, जम्मू एंड कश्मीर एक UT बन गई विद लेजिस्लेचर, जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि पुडुचेरी है, और लद्दाख एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बन गई जिसमें कि कोई लेजिस्लेचर नहीं है। तो लोगों के दिमाग में जा रहा है कि यानी कि अब तो लद्दाख वाले रीजन का जो मालिक इन द सेंस कि टोटल कंट्रोल जो है वो तो भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ हाथ में है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके अंडर काम करते हैं? अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, बट प्रेसिडेंट एडवाइस पे चलते हैं PM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। और जो मैंने बताया कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो MHA होती है, जो कोऑर्डिनेट करती है अफेयर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी लाइक लद्दाख। तो अब ऐसे में लगता है कि यानी कि केवल एक ही है, वो कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, और तो कुछ है ही नहीं। जबकि अगर आप लद्दाख की कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के थोड़ा और अंदर जाएंगे
तो आपको पता लगेगा कि यार यहां तो LAHDC भी है, यानी कि लद्दाख का लोकल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मतलब हिल डेवलपमेंट काउंसिल भी है, लेह के लिए अलग है और कारगिल के लिए अलग है। प्लस यहां तो पंचायती राज के लिए भी अलग से यूज होता है। पंचायती राज में डिफरेंट लेयर्स भी हैं, विलेज है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट वाला जो पंचायती राज है वो ओवरलैप करता है फंक्शन विद LAHDC लेह के साथ, LAHDC आपके कारगिल के साथ, जिसके अभी रिसेंट इलेक्शन भी होने हैं, जिसमें कि 26 जो लोग हैं वो इलेक्टेड हैं। मैं इस पर थोड़ा फोकस रखना चाहूंगा। मतलब 26 जो लोग हैं इस LAHDC में, एक तरीके से समझ लीजिए कि इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक डेवलपमेंटल काउंसिल है जिसकी अपनी कुछ विशेष ताकतें हैं डेवलपमेंट को पुश करने के लिए। इसमें से 26 लोग जनता ही चुन रही है। पॉइंट टू बी नोटेड, डेमोक्रेसी मिसिंग नहीं है टोटल, समझ रहे? कहां मिसिंग है उस पर जाएंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं है कि आप मिसिंग बोल देंगे और हम सुनकर कहेंगे कि यार फिर तो भाई LG है, वो तो कुछ है ही नहीं, नीचे लेवल पे तो कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। फिर ये कौन है भाई? 26 रिप्रेजेंटेटिव। इसमें से जो 4 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो UT एडमिनिस्ट्रेशन नॉमिनेट करता है, यानी कि यहां पर LG करेंगे। तो यानी कि एक तो भाई दोनों ही डिस्ट्रिक्ट पर, क्योंकि लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल, दोनों डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर LAHDC है, जिसमें कि 26 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जनता के ही होते हैं, 26। ठीक है। इसके अलावा वो पंचायती राज, विलेज मेंबर्स, राइट, एंड ब्लॉक मेंबर्स वो भी होते हैं। वही स्ट्रक्चर है। दोनों जो टाउन्स हैं, 2 टाउन्स में अपनी अपनी म्युनिसिपैलिटीज भी हैं। तो मुझे बताइए, म्युनिसिपैलिटी जो होती है जब इसके इलेक्शन होते हैं, क्योंकि अर्बन गवर्नमेंट बॉडी है, ये एक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है कि नहीं है? मुझे बस इसका आंसर दे दीजिए। है तो सही। तो क्या ये कहना पूरी तरह सही होगा कि वहां पर केवल एक LG है जो डिक्टेटर है, बाकी नीचे जनता के पास कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है? कहां जाएं? LG के पास जाएंगे, LG तो डोर क्लोज है। अरे भाई नीचे भी और हैं। हां, लेकिन अब बात आएगी पावर की। इंस्टीट्यूशंस तो है, पावर की बात आएगी। With respect to UT, more power is with center. Yes, more power is with center. That's a fact. क्या हम ये कह सकते हैं कि लद्दाख को UT बनाने का एक बड़ा कारण वो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी रीजंस थे? तो आप कहेंगे लेकिन ये तो लद्दाख पर इंपोज किया गया है ना, ऐसा है क्या? आपको पता है कि 1949 में, मतलब जब 1947 से 1949 का जो पीरियड है वो इस एरिया का बहुत ही विशेष पीरियड है, क्योंकि इसी समय पर लद्दाख की जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन थी LBA, उसने अलग से डिमांड करा था कि लद्दाख रीजन को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मिले, हमें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंडर ना रखा जाए, हमें सेंटर एज अ सेंटर कंट्रोल करे, विल फील मोर सिक्योर। आप समझ गए होंगे एक बड़ा कारण यह भी रहा होगा कि जो 47-48 वाला जो पीरियड था, ट्रबुलेंट टाइम, और जिस तरफ पाकिस्तान की तरफ से कबीलों को पुश किया गया था इंडिया की साइड, याद है आपको? तो कहने का मतलब यह है कि दे वर फीलिंग दैट देयर पॉलिटिकल आइडेंटिटी विल बी मोर सिक्योर व्हेन दे आर गवर्न्ड बाय सेंटर विद ड्यू ऑटोनॉमी, ड्यू प्रोटेक्शन टू द ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड सेंसिटिविटीज ऑफ लद्दाख। उनकी संस्कृति, उनको, उनके जो लोकल इश्यूज हैं उनको बचाकर रखना होगा, ये डिमांड थी। तो 49 में भी थी। जब 2019 में स्टेटस चेंज हुआ तो क्या उस समय पर लद्दाख के ही प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस बात का कांग्रेचुलेशंस नहीं किया? बिल्कुल किया, वेलकम किया। लेकिन अभी जो हो रहा है फिर क्यों हो रहा है? क्या कुछ बदल गया है क्या? यही तो समझना है। क्योंकि अगर मान लीजिए 2019 में किसी बात को हां कहा तो इसका मतलब यह नहीं होता कि अब आपके पास ना कहने का ऑप्शन नहीं है। यह बात हम मानते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि लद्दाख एज अ UT बनने से जो बेटर हो सकता था लद्दाखी लोगों के लिए और वो नहीं हो पा रहा है, तो आपका यह वाकई एक हक है कि आप आवाज उठा सकते हैं, राइट? चलिए, अच्छा, इसी चीज में ये NSA जो लगा है सोनम वांगचुक जी पर, तो इनकी स्पीचेस के एक तो अरब स्प्रिंग वाला पॉइंट, तो अरब स्प्रिंग जहां पर हुआ हमेशा गुड एग्जाम्पल नहीं है। सीरिया का जो हाल आप देख रहे हैं, अरब स्प्रिंग का ही ये एक उदाहरण है। दूसरा, जेनजी, नेपाल, बांग्लादेश, इन शब्द का इस्तेमाल किया जाना, इस पर भी आवाज उठ रही है कि ये कारण हो सकता है। तीसरा, कहा गया कि लद्दाखी जो हैं, स्पेशली लद्दाखी स्काउट्स फॉर एग्जाम्पल,
लद्दाखी लोग मतलब समझ लीजिए कि भारत का सिरमौर है लद्दाख, और वहाँ पर चाइना और पाकिस्तान दोनों नज़र गड़ाए बैठे हैं। इससे पहले भी टेरिटरी हमारी ऑक्यूपाई की हुई है लद्दाख रीजन की पाकिस्तान ने, गिलगित बल्तिस्तान रीजन, और लद्दाख रीजन की अक्साई चिन वाला एरिया चाइना ने। तो अल्टीमेटली वहाँ पर लद्दाख रीजन, लद्दाखी लोगों का जो सपोर्ट है देश की सुरक्षा में वो भी हमेशा से रहा है। लेकिन उनका एक बयान यहाँ पर सर्कुलेट हुआ कि उन्होंने कहा कि अभी तक तो हम वॉल की तरह थे, लेकिन अब हम चाइना को रास्ता दे देंगे, इतने परेशान है लद्दाखी। तो कई बार आदमी दर्द में भी ऐसी बात कर देता है, बात मानी जा सकती है। फिर दूसरी बात ये भी आती है कि शांति के तरीके से इससे पहले भी उन्होंने प्रोटेस्ट किए। वो लद्दाख से दिल्ली तक आए, यहां पर उनकी एंट्री को भी बैन किया गया था। तो वो और क्या तरीकों का इस्तेमाल करें जब अनशन और मतलब इतनी पदयात्रा वो सब कर चुके हैं, कोई तरीका नहीं निकल रहा। तो एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन या फ्रस्ट्रेटेड ग्रुप क्या करेगा, ये भी सवाल उठता है, राइट। तो जवाब किसके पास है? तो जवाब हमें तब पता लगेगा जब हम एक एक करके सारी लेयर्स को समझेंगे, राइट। तो मणिपुर के साथ कंपैरिजन क्या है? देखो, पहली बात तो मणिपुर का इशू तो अलग है। वहां पर मेती कुकी का इशू है, वहां पर दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, और उसकी वजह से यू कैन से जो इंटरनल सिक्योरिटी इशू वहां पर क्रिएट हुआ, जिसका इस्तेमाल कहीं बाहरी ताकतें ना कर लें, ये एक एंगल बैठता है। एक स्कॉलर है गुर हरपाल, वो कहते हैं कि अगर देश के पेरिफेरी वाले रीजन में अगर ट्रबल्स हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वहां पर फेल हो रही है, तो उसका जो खामियाजा देश की सुरक्षा को मतलब उठाना पड़ सकता है, पूरे देश की सुरक्षा पर बात आ सकती है, इन कंपैरिजन टू सच इश्यूज इफ अकर्ड इन कोर एरियाज। यानी कि अगर देश के जो मेनलैंड है उसके सेंट्रल रीजन में अगर कोई ऐसा इशू उठता है, ऑटोनॉमी की बात हो, दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की बात हो, तो फिर भी देश की सुरक्षा को आप अगर स्केल पर बात करें कि अगर कितना ज़्यादा खतरा है, तो भाई पेरिफेरी वाले रीजन में खतरा तो ज़्यादा है। तो क्या मणिपुर के क्राइसिस के बढ़ने के पीछे भारत की सरकार का यू कैन से फेलियर है, मतलब रेस्पॉन्स में देरी? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU बता देती है क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, तो क्या उसका कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी थी? और लद्दाख में जो ऐसे हो गया, लद्दाख शांति वाला इलाका है और वहां पर 4 लोग एक्सपायर हो गए हैं, 70+ लोग इंजर्ड हैं, वायलेंस हुई है। तो क्या यहाँ पर लोकल फेलियर या आपका, क्योंकि जिम्मा MHA का है यूटी का, तो उनका फेलियर है कि नहीं, ये भी सवाल उठता है। अच्छा, चाइना की सलामी स्लाइसिंग टेक्निक का नाम सुना है आपने? इसका मतलब ये है, अगर लद्दाख रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ऐसे में हमारी फोर्सेस को भी अंदर की तरफ कुछ रुख करना पड़ेगा, फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ सकता है अगर सिचुएशन ऐसी बिगड़ती। हालांकि ऐसा अभी नहीं लगता फिलहाल कि बिगड़ रही है। तो ऐसे में चाइना अपने तरफ वाले एरिया जो उसने कब्जा रखा है, वहां से वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकता है और सलामी स्लाइसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके वो और ज्यादा एरिया को कैप्चर ना कर ले। अब यहां पर एक रिपोर्ट को मैं कोट करना चाहूंगा, ये देखिए, इंडिया लॉस्ट एक्सेस टू 26 आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख। इस वजह से मैं कह रहा था कि लद्दाख देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। 26 आउट ऑफ 65। एक्चुअली जब मैं इस रिपोर्ट की तह तक गया कि यार कहां लिखा है, किसने बताया है, तो एक्चुअली जो SP ले हैं, एक्चुअली पुलिस ने एक रिसर्च करी, तो SP ले ने इस रिपोर्ट को पेश किया एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ DGPs, IGPs एंड चीफ कमिश्नर्स। तो एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें पुलिस रिसर्च की ये रिपोर्ट है। तो मैंने सोचा कि इस पर देखा जाए कि MOD का क्या बयान है इस रिपोर्ट पर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, क्योंकि भाई क्या वाकई हमारी फोर्सेस एक्चुअली 26 जो एक्सेस पॉइंट्स हैं पेट्रोलिंग के, वहां पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है क्या? या MEA का क्या कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि जो डीएस्केलेशन हुआ था गालवान और पेंगोंग से ऊपर, तो MEA कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो मुझे MOD और MEA की तरफ से कोई ऑफिशियल एक्सेप्टेंस नहीं मिली है कि ऐसा हुआ है, ठीक है। फिर एक जगह मुझे एक बात पता लगी कि एक तो पुलिस, क्योंकि लेह का जिम्मा भाई वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने रिकॉर्ड में रखना पड़ता है क्या स्थिति है सुरक्षा के लिहाज से। तो उनका ये कहना है MOD के मतलब एक ऑफिसर का कि 26 पॉइंट्स पेट्रोलिंग के लूज होने का मतलब ये ना समझा जाए कि वो 26 पॉइंट एक्चुअली सीड हो गए हैं या चाइना ने कब्जा लिए हैं। ये 26 पॉइंट में ऐसे भी पॉइंट शामिल हैं जो चाइना और इंडिया ने मिलकर सोचा है बातचीत से कि अभी इन पर कोई पेट्रोलिंग नहीं करेगा।
इनको फिलहाल कोई एक्सेस नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह है कि मतलब लॉस्ट एक्सेस का मतलब है कि वहां पर पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हुई हो मतलब फ्यूचर में यहां पर स्थिति एज इट इज बनाए रखने के लिए, इसको स्टेटस को कहते हैं। खैर, लेकिन फिर भी पॉइंट तो है ना कि मतलब ईस्टर्न लद्दाख इज क्रूशल, राइट। आप कहेंगे सर इस प्रोटेस्ट से क्या लेने देना। अभी ठहरिए, अभी एक एक करके लेयर को समझेंगे ना। अभी जाएंगे 6 शेड्यूल पर, उसकी पावर पर, 5th शेड्यूल पर, स्टेट ऑटोनॉमी पर। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को ओपन करके रख दूंगा आपके सामने एक एक पॉइंट को, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता जो आपको ना समझ में आ जाए। हर किसी को सब कुछ समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग लद्दाख रीजन, पहली बात तो कोल्ड डेजर्ट रीजन है, टफ टोपोग्राफी है, राइट, डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है। लद्दाख को एक मेल्टिंग पॉट कहा जा सकता है, लद्दाख की आइडेंटिटी को। जैसे मैं कहता हूं कि लद्दाखी, तो आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे लगता है आप में से काफी लोगों के दिमाग में बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते होंगे या बुद्धिस्ट कम्युनिटी आती होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन में से मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा है या फिर बुद्धिस्ट की संख्या ज्यादा है, आप क्या कहेंगे? अरे बताइए कमेंट्स में, क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर इट इज बट ऑब्वियस सर, क्योंकि आप एरिया वाइज देखिए सर, लेह डिस्ट्रिक्ट सर बड़ी है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट छोटी है सर, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर आप मुस्लिम्स को देखते हैं। तो अगर हम आइडेंटिटी की बात करेंगे रिलीजन सेंस में, तो सर बुद्धिस्ट ही मेजोरिटी होंगे, ऐसा आप सोच रहे होंगे। बहुत अच्छा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि सही नहीं है, ठीक है, सही वीडियो में है आप, एक एक चीज आपको पता लगेगी। अभी जरा मैं इसको रूट से उठाकर आता हूं। आपको पता है 8th सेंचुरी का क्लेम चाइना करता है कि 8वीं सदी में एक्चुअली तिब्बत का कंट्रोल इस रीजन पर था। आप कहेंगे सर एकदम हिस्ट्री में कहां चले गए आप? ठहरिए, बताने वाला हूं। क्योंकि जब मैं पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं कि लद्दाख की पॉलिटिकल आइडेंटिटी इस समय ज्यादा डेमोक्रेसी की बात कर रही है, स्टेटहुड की बात कर रही है, तो भाई ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती कैसे है? कारण, क्योंकि लद्दाख जिस जगह है, एक समय पर चाइना का ऐसा क्लेम है, 8th सेंचुरी की बात कर रहा है, कि वो तिब्बतन राज के अंडर आता था और उनकी डायनेस्टी का ही एक ऑटोनोमस रीजन तिब्बत था। इस बेसिस पर चाइना क्लेम कर रहा है कि लद्दाख रीजन हमारा है। हमने कहा वाह क्या बात है, क्या लॉजिक लगाया, 8th सेंचुरी। अच्छा जी, तो फिर ऐसा है, फिर तो हम भी क्लेम करने लग जाएं कि भाई चोलास जो हैं इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, हम ऐसे क्लेम करने लग जाएं। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में आप जिस टेरिटरी को क्लेम कर रहे हैं, इसका कौन सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लेंगे, भाई ऐसा कोई पैमाना है ही नहीं। माना यह गया है कि जो आपकी टेरिटरी है, जिस पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, वो टेरिटरी आपकी हुई, और उसके लिए जो लीगल फ्रेमवर्क जो इस समय के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कनेक्टेड है, वो आपकी हुई। खैर, तो ये चाइना का पंगा है। पॉइंट ये है कि अगर लद्दाख में वाकई तिब्बतन बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि बुद्धिज्म की भी अलग अलग आपकी ब्रांचेस हैं, तो तिब्बतन बुद्धिज्म है, तो फिर लद्दाख की पॉलिटिकल आइडेंटिटी तिब्बत से अलग कैसे हुई? सवाल ये दिमाग में आना चाहिए। दूसरी चीज, आप लद्दाख के ऊपर देखो, वहां पर आपको सेंट्रल एशिया दिखेगा, नीचे आप देखो कश्मीर रीजन दिखेगा। तो यानी कि सेंट्रल एशिया में जहां पर मुस्लिम्स जो एक्सपेंड हुए, मुस्लिम एम्पायर एक्सपेंड हुए, तो फिर वहां से ये आइडेंटिटी अलग कैसे रही? तो ये कुछ सवाल दिमाग में आने चाहिए। खैर, कहा जा सकता है कि जो डिस्टिंक्ट लद्दाख की आइडेंटिटी है, इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए 15th सेंचुरी के नामयाल रूलर्स को। ये 1460 से 1842, उसके बाद डोगरा इन्वेजन हो गया था, कंट्रोल आ गया था डोगरास का। लेकिन पॉइंट है, इस बीच जो है वो लद्दाखी पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है वो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनी कि यार हम अलग हैं, हमारी एक राजनीतिक पहचान होनी चाहिए, हमें अपने अलग हक चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से जो पहचान है ये कंटिन्यूअस आपको दिखेगी डोगरास तक, और डोगरास के बाद फिर राजा हरि सिंह, जो डोगरा राजा जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा, और उसके बाद पूरा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट भारत का भाग बना। उसमें से कुछ हिस्सा ऑब्वियसली कब्जाया हुआ है अभी तक। क्या तो नामयाल ने रूल, अच्छा नामयाल के टाइम पर ये हुआ क्या, यहां पर ना अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज थी, जहां पर आज आप लद्दाख देखते हो, और उनमें से प्रिंसिपैलिटीज यानी कि समझ लीजिए छोटे छोटे शहर नुमा कबीले हैं, और वो भी आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर स्टेबिलिटी लाने का जो श्रेय है वो नामयाल डायनेस्टी को दिया जाता है। और फिर ये सेंट्रल एशिया से जैसे ट्रेडर्स आते थे, जिसमें मुस्लिम ट्रेडर्स भी आते थे, तो अपना कल्चर भी लेकर आते थे, और कई ट्रेडर्स जो है लेह की मार्केट में भी अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी तो सेंट्रल एशिया से भी और प्लस कश्मीर से भी एक्चुअली लद्दाख रीजन में मुस्लिम्स वहां पर माइग्रेट करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है यहाँ पर 16th सेंचुरी का,
बाल्टी किंग, क्योंकि जो आप लद्दाख रीजन अभी देखते हैं तो उसके ऊपर, वैसे तो पूरी लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ही है, गिलगित बल्तिस्तान रीजन है, तो जो बाल्टी राजा थे अली शेर खान अंचन, इन्होंने लद्दाखी किंग जामयांग नामयाल को हरा दिया था। अब हराने के बाद इन्हें कुछ टाइम के लिए तो कैप्चर कर लिया, फिर इनसे कहा तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन शर्त यह है तुम्हें हमारी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। तो ग्याल खातून इनकी बेटी थी, उनके साथ इन्होंने शादी करा दी लद्दाखी नामयाल डायनेस्टी के राजा की। क्यों? और आज़ाद क्यों कर दिया? कहा कि इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी रहेगी। अब रिकंसाइल हो गए हैं, अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए, बाल्टीज का राज ऊपर वाले एरिया में चलेगा जहां गिलगित बल्तिस्तान रीजन आप देखते हैं, और नीचे वाला जो रीजन है ये लद्दाख वाला रीजन, इसमें अपना नामयाल रूल चलेगा। ऐसा जब ये ग्याल खातून यहां पर आती हैं लद्दाख वाले रीजन में, तो अपने साथ एक लार्ज एंटोरेज लेकर आती हैं, मुस्लिम्स को भी लेकर आती हैं जो इनके साथ ही यहां पर लद्दाख रीजन में सेटल होते हैं। तो आपको नहीं लगता सही कहा गया कि लद्दाख अपने आप में एक मेल्टिंग पॉट है आइडेंटिटीज का? अब देखिए, जैसे कारगिल रीजन है, वहां पर आपको मेजोरिटी मुस्लिम्स मिलेंगे, शिया या बाल्टी मिलेंगे, हिस्टोरिकल कल्चर लिंकेज उनका बाल्टिस्तान से मिलेगा। लेह में अगर आप जाएंगे, लेह डिस्ट्रिक्ट में, तो मुस्लिम कम्युनिटी वहां पर डाइवर्स है, यहां पर सुन्नी आर्गन्स मिलेंगे। एक्चुअली आर्गन्स कौन थे? जो इस सेंट्रल एशिया से मुस्लिम्स आए, सुन्नीस, और उन्होंने लोकल यहीं पर शादियां कर ली, तो उनको आर्गन कहा जाता। अभी भी लेह मार्केट में कई सारे ट्रेडर्स जो हैं वो सुन्नी मुस्लिम आर्गन्स, डिसेंडेड फ्रॉम ट्रेडर्स एंड स्मॉल पॉकेट्स जो शिया। अच्छा, ट्राइबल क्लासिफिकेशन सुनिए, इंटरेस्टिंग है। लद्दाख इंक्लूड बाल्टी, बेडा, बोट, चंगपा एंड गारा, मोन एंड पुरगपा। तो प्लस अगर हम, अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये तो ट्राइब्स हो गए, अब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था भाई कम्युनिटी की परसेंटेज बताइए ना, मतलब कौन सी कम्युनिटी ज्यादा है। तो देखिए 46.6% मेनली शिया मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट जो है वो 39.7% है, मेनली तिब्बतन बुद्धिस्ट है। और अभी आप लोग क्या कह रहे थे कि सर जैसी लद्दाख की दिमाग में इमेज बनती है तो सर बुद्धिस्ट मॉन्क की दिमाग में बनते हैं। आपके बन रहे हैं ना दिमाग में, ये फैक्ट है। हिंदूज 12% और अदर जो है 2%। तो ये है लद्दाख की पॉपुलेशन, प्राइमरली बुद्धिस्ट और मुस्लिम, ये दो प्रोमिनेंट कम्युनिटीज हैं जो लद्दाख की आइडेंटिटी को शेप करती हैं। लेकिन फिर भी चाहे डाइवर्स रिलीजन है, लेकिन 97% जो लद्दाख की पॉपुलेशन है वो ट्राइबल ही है, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं दोबारा उस डिमांड पर जो अभी रेज की जा रही है। जॉब्स की डिमांड थी, साथ में आपने सुना होगा आपकी रिजर्वेशन की भी डिमांड थी कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन लद्दाख की, इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसको लेकर ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक HPC बनाई थी, हाई पावर्ड कमेटी, अभी भी काम करिए। हाई पावर्ड कमेटी है क्या? बेसिकली इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बातचीत करेंगे और फिर पॉलिसी बनाएंगे। तो उसने शर्त को माना भी 84% तक रिजर्वेशन ट्राइबल पॉपुलेशन जो है लद्दाख की उसी को होगा। तो यार चलो, ये वाला प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व हो रहा है, लेकिन अभी जॉब वाला पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी हम जाएंगे उस पर। डोगरा रूल 1834, एक्चुअली ये जोरावर सिंह, जनरल जोरावर सिंह, राजा गुलाब सिंह के फेमस जनरल, ये इस रीजन को अपने कंट्रोल में लेते हैं। इसका एक कारण बताया जाता था, ल्यूक्रेटिव जो पश्मीना वूल ट्रेड इस रीजन से होता था। खैर, लेकिन इन्होंने क्या करा, लद्दाख को एक सेपरेट वजारत, समझ लीजिए एक सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो ये बनाकर चल रहे थे वैसी बनी रहेगी, कंसिडरेबल ऑटोनॉमी मिलेगी, आपके कल्चर ट्रेडिशंस प्रोटेक्ट रहेंगे। तो डोगरा रूल के अंडर लद्दाख की पॉलिटिकल आइडेंटिटी सेफगार्डेड थी। ऐसा नहीं हुआ कि आपको रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, कल्चर को चेंज कर देंगे जिससे यूनिफॉर्मिटी ले आएंगे, ऐसा नहीं हुआ डोगरा राज के अंदर भी। खैर, फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और फाइनली राजा हरि सिंह एंड देन लद्दाख बिकेम पार्ट ऑफ दिस इंडियन यूनियन विच वाज बीइंग फॉर्म्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ चाइनीज क्लेम, भाई ये समझ लीजिए कि डोगरास के वहां आने से ही एक तरफ चाइनीज, दूसरी तरफ ये ब्रिटिशर्स, समझ लीजिए कि लद्दाख एक तरीके से ग्रेट गेम का पार्ट बन गया था। आप सोचेंगे सर ब्रिटिश इंडिया को इससे क्या लेना देना था? अरे ब्रिटिश इंडिया को लद्दाख के ऊपर वाला जो एरिया है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एशिया, जिसको कहा जाता था सॉफ्ट वैली ऑफ रशियन एम्पायर, तो उससे लेना देना था। ऑलरेडी यूरोपियन पॉलिटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ब्रिटेन और रशिया की आपसी दुश्मनी, संघर्ष की गाथाएं पढ़ेंगे आप। तो पॉइंट ये है कि ब्रिटेन को यूरोपियन पॉलिटिक्स पे रशिया का इन्फ्लुएंस पता था। तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिश इंडिया जो कि ल्यूक्रेटिव कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, कि भाई वहां पर रशिया जो है एक्सपेंड कर जाए, रशियन एम्पायर एक्सपेंड कर जाए थ्रू सेंट्रल एशिया। तो आपको नहीं लगता उसके लिए जरूरी होगा कि जो लद्दाख वाला रीजन है, ऐसी जो अफगानिस्तान वाला रीजन है, उसको बफर की तरह चाहता था बनाकर रखना। कुछ एरिया को डायरेक्ट कंट्रोल में लेंगे, कुछ एरिया को चीफ कमिश्नरेट बनाएंगे, कुछ एरिया में लोकल रूलर्स को रीइंस्टेट कर देंगे। ऐसी स्ट्रेटजी इनकी थी, ग्रेट गेम का पार्ट हो गया।
खैर इंटीग्रेशन हो गया, राइट। नाउ जब लद्दाख अलग हो गया, मतलब अलग इन द सेंस कि भाई अब ब्रिटिश इंडिया टाटा बाय बाय, देश आज़ाद हो गया है, तो मैंने बताया था ना लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन 1949 डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें तो यूटी बना लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? देखो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में को मिल रहा था आर्टिकल 370, राइट। तो यानी कि एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के पास, और उसी का एक भाग लद्दाख था। लेकिन लद्दाखी पॉपुलेशन कह रही थी कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, हर जगह पर तो जो कश्मीर वैली के मुस्लिम्स हैं उन्हीं का राज है, तो भाई कहीं ना कहीं इनकी आइडेंटिटी, वही पॉलिटिकल आइडेंटिटी, वो सिक्योर होगी कि नहीं होगी। दूसरा इनका कहना था कि भाई अगर दोनों तरफ से प्रेशर है, इधर चाइना उधर पाकिस्तान, तो क्या जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी रखना, सेंटर को वहां पर दखल की ताकत कम होना, कहीं ऐसा तो नहीं है वो लद्दाख की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाए? तो ये भी एक लॉजिक था। तो इस वजह से भी मांग थी कि यहां पर यूटी एक काइंड ऑफ स्टेटस, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का दखल होना चाहिए। खैर, तो लद्दाख यूटी का बनना वो उसी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंगल का एक एग्जाम्पल है, ये तो हमने देखा, राइट। तो आप कहेंगे तो फिर अब क्या प्रॉब्लम हुई? देखो प्रॉब्लम ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूटी बनाया, तो अब इससे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमें वहां पर बनाना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं जियोपॉलिटिक्स आपको पढ़ाता हूं और उसमें एंगल चाइना और इंडिया के रिलेशंस का बताता हूं, तो आपको याद है चाइना जानबूझकर बॉर्डर पर इंकर्शंस को बढ़ा देता था अगर इंडिया अपनी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा होता था। फिर इंडिया टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट एट द बॉर्डर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रोक देता था। जो लास्ट आप गालवान वाले इशू को अगर याद करें, तो उस समय पर लगभग 13 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया के चल रहे थे। इन्होंने इशू क्रिएट करा चाइना ने, फिर वही इंकर्शंस। उसके बाद इंडिया ने पुरानी स्ट्रेटजीज को ड्रॉप किया और 13 से 52, मतलब 13 से 52 इंक्रीज कर दिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। लेकिन मुझे बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए लैंड एक्विजिशन, ये सब कब आसान होता है? अगर किसी स्टेट के पास एक्सक्लूसिव लैंड राइट्स रहें तब आसान होता है, या वो एरिया यूटी रहे तब आसान होता है? तो मुझे लगता है इतना आप समझते होंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिजाइंड है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना पीछे ना 7 शेड्यूल लगा हुआ है। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। लैंड जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जैसे लैंड रिहेबिलिटेशन, एक्विजिशन का एक स्टैंडर्ड मॉडल बना दिया, लेकिन फिर भी आपको स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद, जिसमें कि डीएम है, एसडीएम है, उनकी मदद से ही आप लैंड एक्वायर करते हो। हालांकि सेंट्रल, मतलब अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो उसमें आप कुछ जगह पर स्टेट को बाईपास कर सकते हो, बट द पॉइंट इज वहां पर जो टेक्निकलिटी है और जो इश्यूज होंगे लैंड एक्विजिशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वो ट्रेमेंडस हो सकते हैं। लेकिन अगर वही एरिया यूनियन टेरिटरी है, यूनियन कंट्रोल टेरिटरी है, तो आपको नहीं लगता कि नेशनल सिक्योरिटी की जो प्रायोरिटी है वहां पर टॉप नॉच होगी? तो लद्दाख को ऐसा बनाए जाने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सपोर्ट है, चाहे वो सियाचिन की तरफ हो, चाहे अदर एरियाज में हो, चाहे दौलत ओल्डी बेग सेक्टर की तरफ हो, वो हमारे लिए बेटर हो जाता है, जिससे कि चाइना पर हम प्रेशर बनाकर रख सकते हैं। और आगे क्या पता सिचुएशन कब चेंज हो, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन इससे लद्दाखी मतलब अनहैप्पी क्यों है? अभी एक रीजन तो कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय में क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इंपैक्ट हैं वो दुनिया भर में ज्यादा दिखने लग गए हैं। और दुनिया भर की क्या बात, आप इंडिया की बात कर लीजिए। आपने देखा हिमालयन जो स्टेट्स हैं हमारे, चाहे आप हिमाचल प्रदेश देखिए, हिली स्टेट्स देखिए, उत्तराखंड देखिए, जोशीमठ का किस्सा आपने सुना होगा। तो प्लेन वाले लैंड में, जो प्लेन्स हैं हमारे, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पॉलिसीज हैं, दे आर नॉट वर्किंग फाइन इन दीज हिमालयन स्टेट्स। बात सही है कि नहीं है भाई? अगर जिस तरीके से आप यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वही वैसे ही वहां पर बना रहे हैं, तो दैट इज नॉट वर्किंग फाइन, तभी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। कितना ह्यूमन लॉस भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी हो रहा है, इकोलॉजी को लॉस हो रहा है। तो लद्दाख का कहना है कि यार हमारा जो इकोलॉजी है वो इससे भी ज्यादा सेंसिटिव है। तो चाहे नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, तो उससे कहीं ऐसा ना हो कि लोकल प्रायोरिटी साइडलाइन हो जाएं, उससे हमारी आइडेंटिटी, हमारी लाइवलीहुड, वो तो खतरे में आ जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप केस स्टडी सर्च कर सकते हैं। एक गांव है कुलम,
तो वहां से लोगों, लद्दाख की बात कर रहा हूं, वहां से लोगों को इस वजह से माइग्रेट करना पड़ा क्योंकि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से अब आपको पता है जो ग्लेशियर्स हैं उनका पिघलने का जो दर है वो बढ़ा है, कई जगह जो रेनफॉल है वो चेंज हुई है, तो वहां पर कुल्लम में रेनफॉल चेंज होने के कारण मतलब और वाटर अवेलेबिलिटी के कारण लोगों को माइग्रेट होना पड़ा। गांव के कई लोग जो आसपास की जो स्प्रिंग्स होती हैं, जो उनके पीने के पानी का यूज करने के पानी का एक विशेष सोर्स होता है, अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर से, अर्बनाइजेशन की प्लानिंग से कई सारी ये स्प्रिंग्स भी दूषित हो गई हैं, पोल्यूटेड हो गई हैं। तो आपको ये लगता है यार फिर तो बात जायज़ है कि नेशनल सिक्योरिटी भी प्रायोरिटी रखती है, लेकिन इन लोगों की जो वहां पर मतलब पहचान कहिए, मतलब एग्जिस्टेंस कहिए, वो भी इतना ही महत्व रखता है। तो डिबेट ये है कि दोनों के बीच में बैलेंस साधना जरूरी है, और अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा और सरकार उस पर बताएगी नहीं कि क्या कर रही है इस विषय में क्लियर कट प्लान, हाँ कि तुम्हारे पॉइंट्स तो जायज हैं, देखो इसके लिए हम ये कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल होगी। तो इसी वजह से कहा गया कि भाई ठीक है, आवाज उठाना तो जायज है। लैक ऑफ लेजिस्लेशन एंड ऑटोनॉमी, अब इस पे मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा। मैंने कहा कि यार यूटी है, वहां पर एलजी है, एलएचडीसी है, ये कहा गया 6 शेड्यूल बना दीजिए। क्यों 6 शेड्यूल बनने से क्या होता है? पहली बात तो 6 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्थ ईस्ट की 4 स्टेट्स को ही मिला हुआ है, ठीक है, ये स्टेटस, क्योंकि वहां के जो ट्राइब्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, जो मेनलैंड पॉपुलेशन है उसके साथ जो एसिमिलेशन है वो बेयर मिनिमम है, तो वहां पर मिला हुआ है। वहां पर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसके पास अपनी डिस्टिंक्ट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। अगर ये मिल भी गया, वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो बयान आया है वो ये आया है कि देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो 4 ही स्टेट्स के लिए है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए है। अगर मिलता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा या फिर नया इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है इसके बाद हिमाचल भी डिमांड कर सकता है 6 शेड्यूल की, वहां पर भी कोई अनशन पर बैठ सकते हैं कुछ लोग, वहां पर भी अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो भी मान लीजिए अरब स्प्रिंग की बात कर दें, जेनजी प्रोटेस्ट हो जाएं, नेपाल बांग्लादेश का एग्जाम्पल दे दें, ऐसी आगजनी की बात हिंट दे दें यूथ को, फिर क्या होगा? बात यह है कि कहीं यहां पर इस तरीके से इस बात को एक्सेप्ट करना कहीं एक नया पेंडोरा बॉक्स ना ओपन कर दे। पहला इशू तो ये हुआ। अब इसके अंदर एक और सॉल्यूशन देता हूं, एक काल्पनिक एग्जाम्पल बना रहा हूं, सच्चाई से इसका वास्ता नहीं है, लेकिन अगर आपको सच्चाई कनेक्ट होने लग जाए तो भाई आप जानिए। कुछ समय पहले एग्जाम्पल लेते हैं 2011-12 की, एक देश में एक मूवमेंट उठी। उस मूवमेंट के जो नेता थे, नेता ना कहिएगा, अनशन की बात कर रहे थे, ठीक है, वो भी उनका कहना था राजनीति नहीं करने आए जी, हम परिवर्तन लाने आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर देश में कानून आ जाए ये वाला तो करप्शन खत्म। और ये जो सरकार है ये करप्शन खत्म नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इन्हें हमारे इस कानून का डर है, एक इंस्टीट्यूशनल चेंज का डर है। अगर ये कानून आ जाए पार्लियामेंट से, देखिए जी, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए एमपीज जो एकदम से ले आते हैं कानून, लेकिन देखिए इस कानून को नहीं ला रहे, ठीक है। चलिए जी, भूख हड़ताल पर बैठे, पूरे देश में, उस देश में मूवमेंट बनी, मतलब कुछ ऐसा लगने लगा लोगों को कि डॉट डॉट नहीं, ये गांधी हैं देश के दूसरे, मतलब ऐसा स्टेटमेंट, एक काल्पनिक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि फिर दबाव भी हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद वो कानून आ भी गया। बता दूं आपको, ठीक है, मैं इंडियन पॉलिटी के अपने लेक्चर्स में पढ़ाता भी हूं, राइट। मुझे बताइए करप्शन खत्म हो गया क्या? करप्शन खत्म ही हो गया होगा उस देश में, ठीक है। खैर, एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कई बार ब्रिंगिंग इंस्टीट्यूशंस एंड सेइंग दैट दीज आर द अल्टीमेट सॉल्यूशन मे बी टू सिंप्लीफाई, मतलब ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने वाली बात है। क्योंकि अगर केवल लेजिस्लेचर होने से सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता, जॉब की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता, तो भाई केरला, आंध्रा, पंजाब, ये कुछ स्टेट्स हैं जो इससे पहले अपने स्टेट में इकोनॉमी के इशू की बात कर रहे थे। क्योंकि जब तक आप यूनियन टेरिटरी हैं तो आपके खर्चे की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट बन जाते हैं, क्योंकि बनना की भी डिमांड है ना, स्टेट बनना है हमें लद्दाख को अलग से, तो फिर खर्चे की जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि फिर आपकी जिम्मेदारी है भाई खर्चे की। सेंटर तो केवल जो बाकी स्टेट्स को शेयर देता है उसी हिसाब से आपको भी शेयर दे देगा, कुछ ग्रांट्स भी दे देगा, लेकिन मेजर खर्चा तो आप पर आ जाएगा। तो
यहां पर इस डिबेट में कोई इस पर बात क्यों नहीं कर रहा कि क्या लद्दाख इकोनॉमिकली वायबल है स्टेट बनने के लिए? क्या फाइनेंशियली वो स्टेट की तरह फंक्शन कर सकता है? और अगर एनवायरमेंट, जॉब, ऐसी समस्याएं स्टेट बनने से समाधान हो जाता तो ये बाकी स्टेट्स क्या कर रहे हैं? इन पे तो सवाल उठना चाहिए कि बताओ यार, तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। वहां पर उनको वो ताकत बस लेनी है और सोल्यूशन हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि ट्रू डेमोक्रेसी देश में वो है कि जब हम इन मुद्दों पर सवाल उठाएं, हम हर एक एंगल पर जाएं, हम केवल आरोप किस पर लगाएं, कौन सही है कौन गलत है, नहीं। ऐसा हो सकता है कि 5 जगह दूसरा सही है, 5 जगह दूसरा सही है, 2 जगह दूसरा गलत है, 2 जगह दूसरा गलत है, लेकिन हम या तो पूरी तरह सही मानते हैं किसी को या पूरी तरह गलत मानते हैं किसी को। और यही हर एक डिबेट, चाहे वो नेशन की है चाहे इंटरनेशनल इशू की है, यही उसकी शॉर्ट साइटेडनेस को दिखाता है। ये हमारी नॉलेज की यू कैन से शैलोनेस को दिखाता है। ये बात समझे आप? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, तो लद्दाख का ये कहना है कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जैसी हुआ तो उससे एक कंसर्न ये हुआ कि यार पहले डेमोग्राफी प्रोटेक्टेड थी, कहीं ये ना हो कि बाहर से पॉपुलेशन वहां पर आए बस जाए, जिससे कि वहां की जो लोकल डेमोग्राफी है, जनता जो है वो माइनॉरिटी में हो जाए, तो उनकी जो कल्चर भी इंपैक्ट होगा, उनकी जॉब भी इंपैक्ट होगी, बिजनेस भी इंपैक्ट होगा, और अल्टीमेटली जो उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी वो कैरी कर रहे थे वो भी इंपैक्ट होगी, ये कहा गया। अब यहां पर 5th शेड्यूल से काम नहीं चलेगा क्या? ऐसा कुछ आइडिया ये डिस्कस हो रहा था, बता देता हूं है क्या। देखो 5th शेड्यूल कहता है शेड्यूल्ड स्टेट के बारे में, मतलब शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में। हमारे देश में 10 ऐसी स्टेट्स हैं जिनको शेड्यूल 5 की स्टेट कहा गया है। कोई लिस्ट दे सकता है मुझे कमेंट में कौन सी वो स्टेट्स हैं? हो सकता है आप भी उसी में से एक स्टेट से हो जो 5th शेड्यूल की स्टेट है। 5th शेड्यूल की जो स्टेट होती है उसका मतलब है कि भाई आपके यहाँ पर ऐसे एरियाज हैं जो जहाँ पर ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको विशेष प्रोटेक्शन देने के लिए हमने आपको 5th शेड्यूल की स्टेट डिक्लेयर किया है। और ऐसे में सेफगार्ड्स होते हैं, जैसे कि ट्राइबल काउंसिल बनाई जाएगी। ये ट्राइबल काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी कि कैसे इन शेड्यूल्ड एरियाज के डेवलपमेंट, इनके कल्चर ट्रेडिशन के प्रोटेक्शन की का ख्याल रखा जाए। लेकिन जो 6th शेड्यूल है उसकी पावर नेक्स्ट लेवल है। मैंने क्या बताया, उसमें तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सम जुडिशियल पावर भी उसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास आ जाती है। मतलब इट इज लाइक स्टेट विद इन स्टेट। लेकिन एक और बात बता दूं, अगर इसको भी कोई सिंपल सॉल्यूशन की तरह दे दे कि सर 6th शेड्यूल दे दीजिए फिर सॉल्यूशन हो जाएगा, कि सर फिर तो हमारे पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर हो जाएंगी, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा लॉ को और अंदर से पढ़ो कि 6th शेड्यूल स्टेट बन गए और आपके पास वो जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के पास ऑटोनोमस लेजिस्लेटिव पावर भी आ गई विद रिस्पेक्ट टू लैंड की टेंशन थी, लैंड पर आ गई। ठीक, अब आपको अगर लॉ बनाना है तो बनाओगे कैसे? सर लेजिस्लेटिव पावर आ गई, सर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी है, क्योंकि अभी जो हिल डिस्ट्रिक्ट जो हिल मतलब लेह के लिए जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, अभी उसके पास ऑटोनॉमी वैसी नहीं है जैसे कि 6th शेड्यूल में आएगी। बिल्कुल सही बात। लेकिन 6th शेड्यूल वाली ऑटोनॉमी मिल भी गई, आपको लॉ बनाना है, कैसे बनाओगे? सर हम उसमें प्रपोज करेंगे। ठीक है, प्रपोज कर दिया, आपके मेंबर्स ने, जो आपकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी ट्राइबल की, आपने उसमें पास करा दिया। फिर क्या करोगे? पास करने के बाद बन जाएगा लॉ? नहीं, फिर तो नहीं बनेगा। फिर क्या करना पड़ेगा कि सर हम स्टेट है ना सर, तो हम क्या करेंगे, गवर्नर के पास भेजेंगे। ठीक है, भेज दिया गवर्नर के पास। फिर गवर्नर किसके बिहाफ पर अपॉइंट होता है, किसके बिहाफ पर काम करता है? प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर चलते हैं? पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो कहने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर लॉ के मतलब लॉ बनने के लिए भी, मतलब एक्ट बनने के लिए भी आपको गवर्नर की सहमति की जरूरत पड़ेगी, और गवर्नर सेंटर के हिसाब से चलता है। तो तभी मेरा ये कहना है कि किसी भी जगह पर केवल इंस्टीट्यूशन को लाने से सॉल्यूशन आ जाएगा नहीं, आप उसके वर्किंग पर भी बात कीजिए ना। अगर ऐसा हुआ फिर क्या होगा? फिर कहोगे सेंटर तुमने यार गवर्नर का मिसयूज कर रहे हो। अब सेंटर कहेगा भाई गवर्नर का मिसयूज नहीं कर रहे, तुम्हारी इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इस वाले बिल को हम लॉ बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नेशनल प्रायोरिटीज इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी कोर व्हेन इट कम्स टू लद्दाख। लद्दाख की लोकेशन ऐसी है, देश की सुरक्षा के लिए हम इस वाले आपके बिल को लॉ बना नहीं सकते। फिर क्या करेंगे आप 6th शेड्यूल लाने के बाद भी? ये मेरा सवाल है। अभी आगे बढ़ने से पहले बता दूं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, खैर, तो लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, ये सब मिल जाएंगी, ये तो बात पक्की है। ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। नाउ सोनम वांगचुक जी पर आते हैं।
फिर उन सॉल्यूशंस पर आते हैं एक एक करके। जॉब वाला सॉल्यूशन कैसे होगा जी? सोनम वांगचुक जी फेमस कैसे हुए? देखिए, ये एक एल्शी, ये बेसिकली लद्दाख से बिलोंग कर रहे हैं, और प्रॉब्लम ये थी कि एजुकेशन, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर सबका गैप था, बट समहाउ मतलब ही गॉट एजुकेटेड इन हिज होम टिल एज ऑफ 9 ईयर्स, मतलब 8 से 9 साल कहा जाता है। ये घर पे ही इनकी मदर ने इनको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया। उसके बाद ये कश्मीर गए, कश्मीर जाकर फिर इनको ट्रबल फेस हुआ, मतलब कि कैसे लैंग्वेज बैरियर है, एजुकेशन सिस्टम जो है शायद वो लद्दाख की नीड के हिसाब से सूटेड नहीं है, ऐसा इनको लगा। खैर, इन्होंने बीटेक करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में NIT, और उसके बाद फिर इन्होंने अपना जो स्ट्रगल था ना, इसमें उन्होंने फिर गोल बना लिया कि मुझे एजुकेटर बनना है और एजुकेशन देनी है जो वाकई एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो और लद्दाखी लोगों के कल्चर लैंग्वेज के हिसाब से हो। ये फुनसुक वांगडू का जो कैरेक्टर है 3 इडियट में, ये इन्हीं से इंस्पायर्ड है, ये तो आपने सुना होगा। तो एनवायरमेंटलिज्म एंड एजुकेशन, ये 2 पिलर्स इन्होंने पकड़ लिए, उसमें ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया, जिसकी वजह से इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला, जिसको हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो भारत के लिए बहुत गौरव ये लेकर आए। प्लस इन्होंने कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी करे, जैसे वाटर स्कार्सिटी थी तो आइस स्तूपास बनाए। इनकी जैसे LAB है, इसका LAB का एक पार्ट रहे। स्टार्टिंग में जो LAB है ना, वो केवल 6 शेड्यूल की बात कर रही थी, और जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो स्टेटहुड की बात कर रही थी। फिर दोनों में बातचीत हुई और फाइनली स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की बात करने लग गए। और यहाँ पर जो इनका रुख था सोनम वांगचुक का, वो एजुकेशन, कल्चर प्रोटेक्शन, ट्रेडिशन प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटलिज्म, ये था। यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल जो है अभी तक इनसे जोड़कर नहीं देखा जाता रहा है, इनको एक नॉन पॉलिटिकल फिगर माना जाता है, प्राइमली कंसर्न टू द इंटरेस्ट ऑफ लद्दाखी पॉपुलेशन। प्राइम इशू क्या है? अब एजुकेशन का गैप है, वाटर शॉर्टेजेस हैं, एनर्जी शॉर्टेजेस हैं, और स्पेशली विंटर में डेफिशिएंट हो जाता है, समर में सरप्लस हो जाता है, क्लाइमेट थ्रेट्स हैं। प्लस तो सोनम वांगचुक ने इसका जो सोल्यूशन दिया, उसके लिए उन्होंने ये सेक्मोल बनाई, अभी आजकल चर्चा में भी है, स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। यही वो है जिसके चर्चा चल रही है कि FCRA रद्द कर दिया गया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आरोप यह है कि आपने इसके थ्रू FCRA, मतलब जो सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो फॉरेन से फंडिंग आई, उसका सेट टर्म्स में खर्च नहीं करा, कहीं और किया है, आपने मिसयूज किया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। हालांकि इनका और इनकी वाइफ का भी बयान आया है कि ये हमें डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है, मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है। अगर ऐसा था और आप कह रहे हैं काफ़ी पहले से चल रहा है, तो पहले से क्यों नहीं करा सरकार ने फिर कोई एक्शन, राइट? तो ये भी सवाल उठ रहा है। खैर, 1000 स्कूल को इन्होंने रिफॉर्म किया, और वहाँ पर गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्होंने वहाँ पासिंग रेट को 5% से 75% किया। तो यार, एजुकेशन पर ज़बरदस्त काम तो किया है। हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव, यहाँ पर इन्होंने हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया लोगों के साथ, जिसमें कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी क्या रखें, जिससे कि ऐसी इकोलॉजी के लिए साइंस का काम हो सके, ना कि ऐसे साइंस को आप लेकर आएँ जो यहाँ पर इतना कॉन्ट्रीब्यूट ना कर पाए। तो एनवायरमेंटल इनोवेशन, इसकी मैं बात कर रहा था, आइस स्तूपा की। ना, अब सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? जॉब की बात करते हैं। चलिए, भूटान के मॉडल के बारे में सुना आपने? भूटान का मॉडल है कि यार हम हाई वैल्यू लो वॉल्यूम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। मतलब जैसे कि अभी 2 साल पहले पैंगोंग त्सो लेक पर एक्चुअली ओवर टूरिज्म हो गया था। दोबारा से इशू उठा कि यार क्या कोई लिमिट लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। जॉब की प्रॉब्लम है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? भूटान जो डेली वहाँ पर लोग, मतलब जो भी वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो उन पर एक चार्ज वसूलता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए, $100 फॉर फॉरेनर्स और 1200 फॉर इंडियंस। यानी कि अगर आप बाहर से यहाँ पर आए हैं तो पर डे इतना रुपया अलग से दीजिए सरकार को, जिससे कि सरकार एनवायरमेंट कंजर्वेशन और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली उस पैसे को खर्च कर सके। तो आपको नहीं लगता हाँ यार ये एक सोल्यूशन हो सकता है इकोलॉजी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? जो आप आइस स्तूपा प्रोजेक्ट में, जैसे 2022 तक इन्होंने 50 आइस स्तूपा बनाए थे, आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करना है, तो चलिए इस पैसे को इस्तेमाल कर लें वहाँ पर, है कि नहीं? तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो मास बजट टूरिज्म है, एकदम से जो मास बढ़ जाता है, उस पर कुछ नकेल कसी जा सकती है, और पॉइंट ये है कि जॉब जनरेट हो जाएंगी, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल फिर आप कॉन्शियस टूरिज्म, ट्रेडिशंस को प्रमोट करने वाले कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जो एंगेज लोग हैं उनको इंसेंटिवाइज कीजिए, जिससे लद्दाख की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो कैरी फॉरवर्ड हो कि हाँ एक ल्यूक्रेटिव करियर है, तभी तो बच्चे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है।
तो लद्दाख में जैसे यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड बना दीजिए, 1000 से 2000 रुपये या 50 से $100 रुपये विदेशियों से, ऐसा कर लें। तो ऐसे में आप कंजर्वेशन एफर्ट्स में भी एंगेज हो पाएंगे। वांगचुक का डिमांड है कि सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन बने। ठीक है भाई, वो बनाया जा सकता है। 84% रिजर्वेशन ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री कर गई HPC, राइट, फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन। यहाँ पर सोल्यूशन नाउ, मैंने जॉब वाला डेटा तो आपको बताया था, 534 जॉब निकली, 51,000 लोगों ने किया। तो केवल गवर्नमेंट जॉब जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ठीक, फिर उसके बाद और जॉब्स कहाँ से जनरेट हों, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोलर पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट है। लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मान लीजिए किसी एक बड़ी प्राइवेट कंपनी का ही सोलर पावर प्लांट है, तो ज़मीन अद्दा की है, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मेजर प्रॉफिट भी वही कमाएंगे। तो क्या इसमें एक ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है, कम्युनिटी ओन्ड मॉडल्स, यानी कि लद्दाख की जनता की सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ लोन प्रोवाइड करे, जिसका भुगतान बाद में जब जैसी पावर जनरेट होती है और वो नेट मीटरिंग के थ्रू सेल होती है गवर्नमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, तो उससे कुछ प्रॉफिट हो जाए और कुछ वो लोन पे गवर्नमेंट का हो जाए। तो आपको नहीं लगता ऐसे में आप लोकल कम्युनिटी के लिए जॉब नहीं जनरेट कर पाएंगे, और ऐसी जॉब जनरेट कर पाएंगे जो इकोलॉजिकली भी वायबल है, राइट, सोलर एंड विंड एनर्जी। अब जैसे डेनमार्क ने इसी का इस्तेमाल करके 70% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से कर ली, जिसमें 1 लाख प्लस जनता को जॉब मिल पाई। तो हमें सोल्यूशन की बात करनी चाहिए ना, केवल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया जैसे सेल्फ हेल्प मॉडल, तो क्या ऐसे ही हम लूम ऑफ लद्दाख इस मॉडल को प्रमोट कर सकते हैं, एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग कर सकते हैं इसकी, जिसमें कि जो लोकल वुमेन है, ये लूम ऑफ लद्दाख ये काफ़ी फेमस है। इन लूम ऑफ लद्दाख समझ रहे हैं ना, कि मतलब हाथ से कपड़ा बनाने का वो ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशनल आर्ट है, जिसमें हर्ब्स का भी इस्तेमाल होता है। तो इको फ्रेंडली कोऑपरेटिव्स बनाए जाएं, जिसके थ्रू हम जॉब जनरेट करें। अकॉर्डिंग टू वन डेटा 1000 प्लस जॉब्स तो यहाँ पर जनरेट हो सकती हैं। सो वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोल्यूशंस, राइट। अब जैसे कंट्रोवर्सी क्या हो रही है, अभी 25 सितंबर को क्या हुआ, सेक्मोल का ये FCRA रद्द कर दिया गया। मैंने थोड़ा सोचा कि इसके अंदर के डेटा में जाते हैं कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या है, एलिगेशंस क्या है। तो ये कहा जा रहा है कि शायद इनके पर्सनल एम्बिशंस हैं, ये इस पर्टिकुलर मोमेंट को पॉलिटिकली यूज़ करना चाह रहे हैं। वांगचुक जी पर आरोप लगा रही है सरकार, और उनसे जुड़े कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ पर पॉलिटिकल फेस बनना चाहते हैं, क्योंकि एक रुख आपने एजुकेशनिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट का देख लिया, अब उसको लेवरेज की तरह इस्तेमाल करके एक पॉलिटिकल यू कैन से चेहरा बने, पावर आए। आरोप यह है कि इनकी जो सेक्मोल है, HIAL है, उससे फंड्स को डाइवर्ट किया गया है, जिसमें कि ट्रांसफर हुए हैं 6.5 करोड़ रुपीस टू हिज प्राइवेट फर्म, क्योंकि इनकी एक अलग से प्राइवेट कंपनी भी है, शेशोन इनोवेशंस। तो अगर FCRA के थ्रू आपने डोनेशंस लिए NGO में, तो NGO का पैसा तो सोशल वेलफेयर पे खर्च होना चाहिए था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे खर्च होना चाहिए। तो आपने अपनी निजी प्राइवेट कंपनी में क्यों ट्रांसफर किया वो पैसा, ये सवाल उठाया जा रहा है। प्लस कहा कि एक ना 1.68 करोड़ रेमिटेंस आए हैं फॉरेन से, वो पैसा आया है, और जिसके बारे में आपने डिक्लेयर नहीं करा, और कुछ और बैंक अकाउंट्स भी हैं जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया। तो ये आरोप लगे हैं। हालांकि इनका कहना है ये विच हंटिंग है। इनकी तरफ से जो जवाब है वो डिटेल में तो नहीं मिला, क्योंकि भाई वो तो जोधपुर जेल में अभी हैं। इनकी जो वाइफ हैं वो अपना जवाब दे रही हैं कि विच हंटिंग है जानबूझ के। लेकिन एक जो लॉजिक मुझे लगता है वो देंगे, वो ये देंगे कि यार 6.5 करोड़ ट्रांसफ़र किए हैं शेशोन इनोवेशंस में, क्योंकि एनवायरमेंट वो जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वो ये कंपनी बनाएगी, तो इस वजह से वहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए होंगे। तो क्या यहाँ पर टेक्निकली लीगली कुछ गलत हुआ है? हाँ, गलत तो हुआ है, लीगली स्पीकिंग गलत हुआ है, बट कई बार क्या होता है लॉ में इंटरप्रिटेशन का है। फिर इसके अंदर फिर जाना पड़ेगा कि शेशोन इनोवेशन से जो पैसा खर्च हुआ वाकई मतलब एनवायरमेंट वाले एक्टिविटीज़ के लिए खर्च हुआ, या फिर कुछ प्रोटेस्ट को फंड करने के लिए खर्च हुआ, या फिर किसी और को दिया गया पैसा प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ, प्राइवेट अकाउंट में हुआ, वो डिटेल अभी पब्लिक में नहीं है, राइट। लैंड एलोकेशन का एक क्रिटिसिज्म है, जो इनका HIAL है इंस्टीट्यूट, उसके लिए 135 एकड़ लैंड एलोकेट की गई थी फ्यांग विलेज में, लेह में, अगस्त 2025। ये कहा जा रहा है कि नॉन कंप्लायंस रहा लीज का, जो लीज एग्रीमेंट है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर कुछ लोकल विलेज सरपंच भी हैं जो इनके खिलाफ हो गए हैं, जैसे विलेज सरपंच नंबरदार, उनका ये कहना है कि अनऑथराइज्ड कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है, लीज टर्म्स के हिसाब से जो कम्युनिटी के ग्रीवेंसेस थी उनको सॉल्व नहीं किया। किसने? सोनम वांगचुक ने और इनकी जो HIAL इंस्टीट्यूट है। लेकिन इस पर इनका जवाब आ गया था। इनका जवाब ये है कि सब बातें बकवास हैं,
असलियत ये है, विच हंटिंग कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो वो पूरा का पूरा लैंड HIAL को अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो उस जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से डिले चल रही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वो लैंड एक्वायर करके देना है, वो डिले चल रही है। और वो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो इंस्टीट्यूट की कंस्ट्रक्शन है जिसको अब अनऑथोराइज कहा जा रहा है, क्योंकि अनऑथोराइज की जो डेफिनेशन है दैट इज क्वाइट ओपन, क्योंकि कुछ भी लीगल लूपहोल निकल सकता है, राइट। ऐसा जवाब यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने आपको दोनों पक्षों की बात बता दी। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जो है वो लद्दाख की जो डिमांड है इसको थोड़ा सा और बड़ा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो पहले से कह ही रहे थे, स्टेटहुड जो हमसे लिया गया वो गलत लिया गया। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लद्दाख की बर्निंग से, क्योंकि वो पेरिफेरी पर है, तो देश की सुरक्षा को खतरा है, लेकिन यहाँ पर सरकार को सॉल्यूशंस देने होंगे विद रिस्पेक्ट टू द लोकल इश्यूज। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नेशनल प्रायोरिटीज में वो लोकल इशू दरकिनार हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोकल इश्यूज और लोकल पॉलिटिक्स में नेशनल इशू या नेशनल प्रायोरिटी वो दरकिनार हो जाए। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाना होगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर सब कुछ है क्लियर, यू कैन मेंशन वाह इन कमेंट्स। आपका जो ओपिनियन है डू शेयर इन कमेंट्स।